तो आज बात करते हैं रचनात्मकता की, मतलब क्रिएटिविटी। हम अक्सर सोचते हैं अरे ये तो बस आर्टिस्ट लोगों का काम है या जो लिखते गाते हैं उनका। पर ये जो एक सोच है कि हम सबके अंदर भी कोई रचने वाला बैठा है, इसका असल में क्या मतलब है? हाँ, ये काफी दिलचस्प सवाल है। देखिए, रचनात्मकता सिर्फ कोई पेंटिंग बनाना या गाना लिखना नहीं है। हम्म। इसका सीधा मतलब है कुछ नया बनाना, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। अब वो एक नई तरह की बातचीत हो सकती है, किसी प्रॉब्लम का बिल्कुल हट के सोल्यूशन हो सकता है, या शायद घर जाने का कोई नया रास्ता ढूंढना। अच्छा। जाने अनजाने में हम सब हर दिन हर पल कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी कलाकार हैं, किसी न किसी तरह से, भले ही हम वो ट्रेडिशनल आर्ट ना कर रहे हों। ये दुनिया को देखने का एक तरीका है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में ध्यान देने की प्रैक्टिस है, अपने आसपास की छोटी छोटी बारीक चीजों के प्रति थोड़ा और संवेदनशील होने की बात है। हम्म। सोचिए, ये पूरा ब्रह्मांड ही एक तरह से रचनात्मक ऊर्जा से वाइब्रेट कर रहा है, और हम सब उस बड़ी पिक्चर का, उस बड़ी रचना का हिस्सा हैं। आइडियाज वो हवा में है, जैसे बस पकड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये आइडियाज को पकड़ना, ये सुनने में थोड़ा, क्या कहते हैं, रहस्यमयी सा लगता है, जैसे कोई रेडियो स्टेशन ट्यून कर रहे हो। क्या ये वाकई ऐसा ही है? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जो रचनात्मक लोग होते हैं, कलाकार होते हैं, वो एक तरह के एंटीना की तरह काम करते हैं। एंटीना? हाँ, जो इन आइडियाज की एनर्जी को, उनकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं। कभी कभी सिग्नल बहुत स्ट्रांग होते हैं, साफ सुनाई देते हैं, कभी बहुत हल्के धीमे से। अच्छा। इसके लिए बस दिमाग खुला रखना पड़ता है। बच्चों जैसी एक जिज्ञासा होनी चाहिए, विश्लेषण नहीं करना, बस महसूस करना। स्रोत अक्सर बाहर होता है, हमारे अंदर कम। तो फिर इसमें ये जो सचेत रहना है, मतलब अवेयरनेस, उसका क्या रोल है? जागरूक होने से ये सिग्नल बेहतर पकड़े जाते हैं? जागरूकता या अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। ये हमें बिना किसी अटैचमेंट के, बिना जजमेंट के, अपने आसपास और अपने अंदर क्या चल रहा है उसे देखने की ताकत देती है। हम्म। ये चीजों को ठीक वैसे ही देखने में मदद करती है जैसी वो हैं, ना कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। और यहीं से, इसी साफ नजरिए से रचनात्मकता शुरू होती है। जो सामने दिख रहा है उससे आगे देखने की काबिलियत। ठीक है। तो ये जानकारी या ये सिग्नल हम लेते कैसे हैं? क्या हमारे अंदर कोई सिस्टम है इसे प्रोसेस करने का, कोई फिल्टर वगैरह? हाँ, हम सब के अंदर जानकारी जमा करने के लिए एक तरह का पात्र, एक वेसल है, और साथ ही एक फिल्टर भी है। ये फिल्टर हमारे पुराने अनुभव, हमारे डर, हमारी मान्यताएं, इन सब से बना होता है। अच्छा। तो जो भी जानकारी बाहर से आती है, ये फिल्टर उसे थोड़ा कम कर देता है, उसकी अपने हिसाब से व्याख्या करता है, और इसी से हमारे विश्वास, हमारी कहानियां बनती हैं। एक कलाकार या रचनात्मक व्यक्ति का लक्ष्य होता है इस फिल्टर के असर को कम से कम करना, ताकि ज्यादा कच्ची जानकारी अंदर आ सके। बिल्कुल ज्यादा रॉ डेटा, बिना मिलावट के। तो फिर कला का या रचनात्मक काम का मकसद सिर्फ कुछ बनाना भर नहीं है, कुछ और गहरा है इसके पीछे। हाँ, यकीनन उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से उस दुनिया में झांकने की कोशिश है जो हमें दिखती नहीं है, वो अनदेखी दुनिया, एक रहस्यमय क्षेत्र। ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से भी जुड़ता है, एक गहरे कनेक्शन में यकीन रखना, या कह लीजिए किसी जादू में विश्वास करना। ये हमें उसकी एक झलक दिखाता है जो हमारी रोजमर्रा की समझ से, लॉजिक से परे है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या सिर्फ खुले दिमाग से बैठ जाने और जागरूक रहने से ही काम हो जाता है? मतलब मेहनत, प्रैक्टिस, उसका कोई रोल नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल रोल है, बहुत जरूरी रोल है। अभ्यास, प्रैक्टिस ही वो चीज है जिससे जागरूकता एक आदत बनती है। रोज थोड़ा समय निकालना, जो महान लोग हुए उनके काम को देखना, समझना, प्रकृति को ध्यान से देखना, उससे सीखना, ये सब हमारी समझ को गहरा करते हैं। प्रकृति तो, हाँ वो तो खैर। प्रकृति तो प्रेरणा का असीम भंडार है, अगर हम सही मायने में देखना सीख जाएं। और मान लीजिए हम अटक गए काम करते करते, वो डाउट आता है, लगता है कि यार ये ठीक नहीं बन रहा, वो सेल्फ डाउट का क्या करें? सेल्फ डाउट तो आएगा ही, वो बहुत नेचुरल है। हमारी कमियां ही तो हमें इंसान बनाती हैं, है ना? हाँ ये तो है। जरूरी ये है कि हम अपने काम पर शक करें, जैसे क्या ये आइडिया वाकई अच्छा है, या क्या ये गाना ठीक लग रहा है। खुद पर शक ना करें, मतलब ये ना सोचें कि मैं कुछ अच्छा बना ही नहीं सकता। अच्छा, ये फर्क समझना जरूरी है। हाँ, और प्रयोग करते रहें, एक्सपेरिमेंट करें, दांव छोटा रखें, प्रेशर कम लें, इसे खेल की तरह लें। अपनी गलतियों, अपूर्णताओं को गले लगाएं, जैसे वो जापानी किंटसुगी कला होती है ना। हाँ हाँ, जिसमें टूटे बर्तनों को सोने से जोड़ते हैं। बिल्कुल,
वो दरारें ही उसे और खूबसूरत और यूनिक बना देती हैं। एक और सवाल आता है दिमाग में, हम्म। नियम, रूल्स और ट्रेडिशंस, क्या हमें हमेशा उनके दायरे में ही रहना चाहिए? देखिए, नियम अक्सर बस धारणाएं होती हैं, कोई लोहे के कानून नहीं। जो नियम औसत चीजों के लिए, आम व्यवहार के लिए बने हैं, वो जरूरी नहीं कि असाधारण काम पर भी लागू हों। हम्म। अपनी जो यूनिक आवाज है, उसे पहचानना, उसे वैल्यू देना जरूरी है। परंपराओं को चैलेंज करने से डरना नहीं चाहिए। कभी कभी नियमों के एकदम खिलाफ जाना ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो एक तरह से बागी बनना। बागी नहीं, पर खुला दिमाग रखना, जिसे बिगनर्स माइंड कहते हैं। किसी भी चीज को बिना किसी पुरानी धारणा के, बिना प्री जजमेंट के देखना, जैसे कोई बच्चा पहली बार देख रहा हो। वो अल्फा गो वाला किस्सा सुना है? हाँ हाँ। उसने गो का गेम बिल्कुल नए तरीके से खेला। हाँ हाँ। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया में सुनने का और धैर्य रखने का कितना महत्व है? पेशेंस। सुनना मतलब सचमुच सुनना, बिना अपने विचार बीच में लाए, पूरी तरह से मौजूद रहकर सुनना, ये हमें सीखने और आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। और धैर्य, पेशेंस तो खैर बहुत ही जरूरी है। रचनात्मकता में कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई फटाफट वाला रास्ता नहीं है। पर होने देने जैसा है। आप महानता को धक्का देके पैदा नहीं कर सकते, बस सही माहौल बनाकर खुले दिल से उसका इंतजार कर सकते हैं, उसका स्वागत कर सकते हैं। और वो जो अचानक से प्रेरणा आती है, इंस्पिरेशन का फ्लैश, उसका क्या? प्रेरणा एक बहुत शक्तिशाली ईंधन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम पूरी तरह उस पर निर्भर नहीं रह सकते कि वो आएगी तभी काम करेंगे। हाँ, जब वो आए तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, उसे बहने देना चाहिए बिना रोके। वो जैसे ब्रह्मांड से मिला एक गिफ्ट है। सही बात है। और आखिर में एक बात और, रचनात्मक जीवन जीने के लिए ना छोटी छोटी आदतें बनाना बहुत जरूरी है। जैसे वो महान बास्केटबॉल कोच थे जॉन वुडन, हाँ हाँ। वो अपने खिलाड़ियों को सबसे पहले जूते और मोजे सही ढंग से पहनना सिखाते थे। छोटी सी बात लगती है, पर उनका मानना था कि अगर बेसिक चीजें सही होंगी तो बड़ी चीजें अपने आप ठीक होंगी। अनुशासन असल में आजादी लाता है। जब आपका जीवन थोड़ा व्यवस्थित होता है तो दिमाग में रचनात्मकता के लिए जगह अपने आप बन जाती है। सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम ये जो रचनात्मक प्रक्रिया है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश की कोई ख्याल, कोई आइडिया, वो कैसे शुरू होता है, कैसे बड़ा होता है। हाँ बिल्कुल। इससे पहली बात यही निकल कर आती है कि शुरुआत बिल्कुल खुले दिमाग से होती है, संभावनाओं को बस इकट्ठा करना। अच्छा, मतलब जैसे कोई माली हो, वो हर तरह के बीज जमा कर ले, ये सोचे बिना कि कौन सा बढ़िया निकलेगा, बस जो अच्छा लगा उठा लिया, कोई धुन, कोई लाइन, कुछ भी। हाँ बिल्कुल वही। और एक चीज जो बार बार कही गई है वो है धैर्य, पेशेंस। किसी भी आइडिया को शुरुआत में ही छोटा या बेकार समझकर मतलब फेंकना नहीं है। ये तो बस कच्चे धागे जैसे है ना, इनको थोड़ा समय देना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई इनमें दम है या नहीं। एक जगह तो इसे मछली पकड़ने जैसा कहा गया है, कांटा डाल के बैठो, देखो कब प्रेरणा आती है। सही। तो मान लीजिए कुछ धागे मिल गए, कुछ शुरुआती आइडियाज आ गए, फिर अगला कदम क्या? खेलना, उनके साथ प्रयोग करना। बिल्कुल, वही अगला कदम है, उनके साथ खेलना, देखना कि कौन सा आइडिया किधर जाना चाहता है। यहाँ कोई नियम कानून नहीं है, बस ट्राई करना है, चीजें आजमा कर देखनी है। अच्छा। हाँ, ये वो टाइम है जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो, काट छाट नहीं कर रहे। कई बार तो जैसे लेखों में लिखा है, बेस्ट चीजें अचानक ही मिल जाती हैं, गलती से, जैसे कोई डिस्कवरी हो जाती है। हाँ हाँ, होता है ऐसा। और यहाँ दिल की सुनने की बात भी कही गई है। जिस आइडिया में लगे कि हाँ कुछ बात है, कुछ खिंचाव है, बस उधर बढ़ जाओ। और अगर कुछ काम ना करे तो वो फेलियर नहीं है, वो बस एक और जानकारी है। अच्छा, ये रास्ता ठीक नहीं, चलो दूसरा देखते हैं। ये बात बढ़िया है। फेलियर सिर्फ डेटा है। लेकिन सिर्फ खेलने से, प्रयोग करने से काम पूरा तो नहीं होगा ना। कहीं तो एक ढांचा बनाना पड़ेगा, उसे शक्ल देनी होगी। सही पकड़ा, बिल्कुल। जब खेलने कूदने से, एक्सपेरिमेंट से थोड़ी दिशा साफ होने लगती है, तब असल मेहनत का काम शुरू होता है, उसे बनाने का, गढ़ने का। अच्छा, जैसे नींव डाल दी, अब दीवारें खड़ी करनी है। हाँ, कुछ वैसा ही। और यहाँ वो पहले वाली खुली छूट नहीं होती, अब एक तय दिशा में एक इरादे से काम करना होता है। और यहीं पर शायद सबसे ज्यादा धीरज चाहिए होता होगा, है ना?
निश्चित रूप से, बिल्कुल। इस फेज में लगन चाहिए। ये शायद थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि इसमें रोज का काम ज्यादा है, वो शुरू वाला जादू कम। पर ये जरूरी है काम को खत्म करने के लिए। यहाँ आप चीजों को ठीक करते हो, कुछ जोड़ते हो, कुछ हटाते हो, ताकि जो मेन आइडिया था वो और साफ होकर निकले। तराशना कह सकते हैं। हाँ, और एक चेतावनी भी है, कई जगह डेमोआइटिस। डेमोआइटिस, हाँ, ये क्या है? मतलब अपने पहले ड्राफ्ट से वो जो रफ आइडिया था उससे इतना प्यार मत कर बैठो कि उसमें सुधार करने का मन ही ना करे, कि लगे नहीं नहीं यही बेस्ट है। हाँ हाँ, ये तो होता है कई बार। अच्छा, तो ये तो हुई बनाने की बात, लेकिन सिर्फ टेक्निक या स्ट्रक्चर ही सब कुछ तो नहीं है ना। आपका अपना नजरिया वो कितना जरूरी है? बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा। हम्म। कार्ल रॉजर्स, उन्होंने कहा था कि जो चीज सबसे ज्यादा पर्सनल है वही सबसे ज्यादा यूनिवर्सल होती है। अच्छा, जो सबसे व्यक्तिगत वही सार्वभौमिक। हाँ, मतलब हमारी कला का, हमारे काम का असली रस हमारे अपने अनूठे नजरिए में है, सिर्फ हुनर में नहीं। और ये नजरिया ये आप जबरदस्ती नहीं लाते, वो आपके काम से खुद झलकता है। जैसे वो बीटल्स वाला उदाहरण दिया गया है, उन्होंने सुना तो अमेरिकी रॉक एंड रोल था, पर जब खुद बजाया तो वो कुछ और बन गया। उसमें उनका अपना ब्रिटिश रंग आ गया। वो खुद अलग थे तो संगीत भी अलग बना। यानी अपनी आवाज खोजना वो जरूरी है। पर कई बार होता है कि काम अटक जाता है। हाँ। है ना, बीच में फंस गए, मजा नहीं आ रहा, उत्साह कम हो गया। ऐसे में क्या करें? क्या सुझाव है स्रोतों में? हाँ, ये भी होता है। इसके लिए कुछ अलग तरीके बताए गए हैं, जैसे माहौल बदल दो या काम करने का तरीका ही बदल दो। तरीका बदलना कैसे? एक सुझाव यह है कि कल्पना करो कि तुम ये काम किसी और के लिए करने हो, या फिर जानकारी सीमित कर दो। जानकारी सीमित करना, वो कैसे? मतलब कम जानकारी से कैसे मदद मिलेगी? हाँ, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, पर इसका एक उदाहरण संगीत के हवाले से दिया है। जैसे किसी संगीतकार को गाने का सिर्फ बेसिक ढांचा दो, बोलो बस ये कॉर्ड्स हैं, ये स्ट्रक्चर है, बाकी तुम भरो। इससे क्या होता है कि उनकी अपनी क्रिएटिविटी पूरी तरह बाहर आती है। वो बंधे हुए महसूस नहीं करते। मकसद बस ये है कि रोज की सोच के ढर्रे से उससे बाहर निकलना है। अच्छा, समझ गया। पैटर्न तोड़ना है। और फिर आता है काम को पूरा करने का पड़ाव, उसे खत्म करना, दुनिया के सामने लाना। इसके बारे में क्या कहा गया है? इसे कैसे देखना चाहिए? हाँ, फाइनल स्टेज। यहाँ मेन बात है ये जानना कि काम कब पूरा हो गया। और ये अक्सर अंदर की एक आवाज होती है, एक फीलिंग कि हाँ अब ठीक है। लेकिन ये मुश्किल होता होगा ना छोड़ना। लगता होगा कि और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, वो परफेक्शन का मोह रहता है, छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन एक जरूरी बात याद रखने को कही गई है कि हर रचना, हर काम बस उस पल का आईना है कि हम उस समय क्या थे। ऐसा नहीं है कि ये आखिरी चीज है। आगे और विचार आएंगे और काम होंगे। तो मतलब बाहर से कितनी तारीफ मिली या कितना सफल हुआ, उससे ज्यादा जरूरी वो अंदरूनी एहसास है कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया और अब इसे जाने देना है। बिल्कुल सही कहा। और एक बहुत पावरफुल आइडिया वो है प्रचुरता का भाव, अबंडेंस। ये मानना कि आइडियाज की नदी हमेशा बहती रहती है, वो कभी सूखती नहीं। विचारों की नदी। हाँ, और ये सोच ये हमें हिम्मत देती है कि ठीक है, ये काम पूरा हुआ, अब आगे बढ़ो। जब हम एक काम को पूरा करके छोड़ते हैं, साझा करते हैं, तो नए विचारों के लिए जगह बनती है। अगर हम कमी के डर से जिएंगे कि अरे और आइडिया नहीं आए तो हम अटक जाएंगे। जबकि ये मानना कि आइडियाज तो बहुत हैं, आते रहेंगे, ये हमें आजाद करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी इस रचनात्मक यात्रा में अभी कहाँ हैं, और क्या हम विचारों की इस बहती नदी पर वाकई भरोसा कर पा रहे हैं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अक्सर ऐसा एक ख्याल रहता है कि बड़े आइडियाज के लिए कोई बिजली कड़कने जैसा मोमेंट चाहिए होता है, कोई बड़ी प्रेरणा। ये बात तो है, लेकिन दिलचस्प ये है कि अक्सर ना वो बिल्कुल छोटे मामूली से लगने वाले आइडियाज हो सकता है, कोई अधूरा सा सपना हो या कहीं सुनी हुई कोई बात, वही आगे चलकर सबसे जरूरी, सबसे असरदार बन जाते हैं। अच्छा ना, मतलब साइज का कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक छोटा सा बीज, उससे भी तो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। हाँ, ये तो है। मुझे याद है एक किस्सा था एक म्यूजिशियन का, जिसने रसोई के किसी बर्तन की आवाज सुनी और उसी से पूरा गाना बना दिया। अरे वाह, कमाल है। और ये बात भी है कि
इन छोटे छोटे फुसफुसाहट जैसे ख्यालों को सुनने के लिए, पकड़ने के लिए मन का शांत होना कितना जरूरी है, खुला होना। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा जोर लगाना या बहुत कोशिश करना वो असल में रुकावट बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे किसी तालाब में आप पत्थर फेंके तो पानी गंदा हो जाता है ना, नीचे क्या है दिखता नहीं। हाँ, वैसे ही ज्यादा जोर लगाने से दिमाग की वो क्लैरिटी चली जाती है, स्पष्टता नहीं रहती। कई बार तो बस एक सवाल मन में रखकर आप टहलने निकल जाइए या कोई बिल्कुल अलग काम करने लगिए, जवाब अपने आप, मतलब उसको जगह मिल जाती है आने की। ये जबरदस्ती खींचने वाली बात नहीं है, ये तो बस आने देने वाली बात है। आने देना। और इसी से जुड़ी एक और बात जो बार बार सामने आती है वो है अनजाने में या गलतियों से कुछ अच्छा बन जाना। है ना? हाँ, जैसे कोई प्रॉब्लम थी और दिमाग ने पीछे से चुपचाप उसका हल निकाल दिया। सही कहा, बिल्कुल। इसको आप शायद एक तरह की क्रिएटिव मिस्टेक कह सकते हैं, या किस्मत से कुछ मिल जाना। जब हम वो कंट्रोल छोड़ देते हैं कि नतीजा क्या होगा, इसकी फिक्र थोड़ी कम कर देते हैं, तो अनपेक्षित चीजें, मतलब जिनकी उम्मीद नहीं थी, उनके होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये ऐसा है जैसे आप नक्शा लेकर नहीं चल रहे, बस रास्तों पर घूम रहे हैं। हो सकता है मंजिल ज्यादा मजेदार मिल जाए। तो इसका मतलब है कि उस प्रक्रिया पर, उस प्रोसेस पर भरोसा करना जरूरी है, भले ही शुरू में थोड़ी घबराहट हो कि पता नहीं क्या बनेगा, और ये जानना कि भाई नतीजा पूरी तरह अपने हाथ में नहीं है, शायद इससे बोझ थोड़ा हल्का होता है। निश्चित रूप से। पर यह कोई अंधा विश्वास नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट करने वाले का विश्वास है। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है ना, वो एक आइडिया लेता है, प्रयोग करता है, देखता है क्या हुआ, और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। अच्छा। तो इस प्रोसेस में फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। हर कदम, यहां तक कि जो गलत लगा, वो भी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का हिस्सा है। हर कोशिश से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इसके लिए वो खुला दिमाग रखना कितना जरूरी है, मतलब अपनी आदतें, अपनी पसंद नापसंद, उससे थोड़ा बाहर निकलकर प्रयोग करना। बिल्कुल। कभी कभी जो चीज प्लान के हिसाब से बिल्कुल नहीं जाती, वही शायद हमें किसी बेहतर जगह ले जाती है। हाँ, वो जिज्ञासा, जानने की इच्छा, वो बहुत जरूरी है। वो हमें नए नजरिए देती है, अपनी बाउंड्री तोड़ने में मदद करती है। और साथ ही एक चीज और जरूरी है, अभ्यास और आराम का बैलेंस। अच्छा, वो कैसे? जैसे कसरत के बाद मसल्स को आराम चाहिए होता है ना, मजबूत बनने के लिए, हाँ हाँ। वैसे ही क्रिएटिव दिमाग भी है। आप अभ्यास करते हैं, फिर जब आप आराम करते हैं, खाली होते हैं, तभी वो दिमाग नए कनेक्शन बनाता है, चीजें जुड़ती हैं। मतलब लगातार करते रहना ही काफी नहीं, रुकना भी जरूरी है। बिल्कुल। शरीर और दिमाग दोनों खुद को ढाल लेते हैं उस दौरान। पर एक मुश्किल आती है कई बार, जब बहुत सारे रास्ते दिख रहे हों, इतने सारे आइडियाज हों, चुने कैसे? हाँ, ये होता है। तो एक तरीका है तुलना करना। दो ऑप्शन है, उनको आमने सामने रखिए। अक्सर पता चल जाता है कि दिल किधर जा रहा है। और अगर तब भी कंफ्यूजन हो, तो वो सिक्का उछालने वाली ट्रिक है ना, हाँ। की आवाज। अच्छा, हाँ, ये दिलचस्प है, अंदर की आवाज सुनना। और आखिर में एक एक बड़ी राहत देने वाली बात है, शायद ये जरूरी नहीं कि आर्ट बनाने का, कुछ रचने का हमेशा कोई बहुत बड़ा क्यों हो। अगर हमें बस बनाने में मजा आ रहा है, तो शायद वही बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। रचने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम खुद को एक्सप्रेस करें या दुनिया को कुछ समझाएं। ये दुनिया को अपने एक अलग नजरिए से देखने का, महसूस करने का तरीका है। और शायद दूसरों के अंदर भी वैसी ही कोई चीज जगाने का। ये भाषा से, समय से, उन सब सीमाओं से परे जाकर जुड़ने का एक तरीका है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल। जैसे छोटे आइडियाज की ताकत को कम ना समझें और उन्हें सुनने के लिए मन को शांत रखें। हाँ, और प्रोसेस पर भरोसा करें, कंट्रोल थोड़ा छोड़ें, और जो अनपेक्षित हो उसका स्वागत करें। गलतियां, वो तो सीखने का हिस्सा है। एक बहुत बड़ा मकसद हो सकता है, वो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, शायद वक्त से भी परे। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये चर्चा, ये पड़ताल उपयोगी लगी होगी। आपके क्या विचार हैं? क्या ये सब समझने में कुछ मदद मिली? हमें जरूर बताइएगा कि हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं।